हेलो गाइस, दिस इज एडवोकेट स्मिथ चालिया फ्रॉम द चालिया एसोसिएट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जैसे कि आपको पता था कि अभी कल ही आइप 21 का एग्ज़ाम हुआ है। और आइप 21 का जो एग्ज़ाम है, मैं उसकी पूरी आंसर की लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें सारे के सारे, ये सेट ए का है, ये सेट ए का आंसर की है। इसमें सारे के सारे आंसर्स दे रखे हैं, आप इसमें अपने क्वेश्चन आंसर को मिला सकते हो। और जैसा कि मैंने को बोला था कि मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा, तो मैं फुल एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। देखते हैं कि पेपर था कैसा। अ, जैसा कि मैंने को पहले बोला था कि आइब का जो एग्ज़ाम है वो अब जैसे जैसे आइब कंटिन्यू हो रहा है वैसे वैसे ये थोड़ा टफ होता जा रहा है। इस बार का आइब का एग्ज़ाम वैसे तो पिछले के जैसा ही है, ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ एक क्वेश्चन है जो उसमें डायरेक्ट थे। क्वेश्चन जो थे 20 टू 30 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। हम देखते हैं इसमें इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, इसमें आंसर भी हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन भी हैं। और हम देखेंगे कि आप इसमें से मिलाना है कि आपके क्वेश्चन आंसर ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर की विद एक्सप्लेनेशन की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वो पीडीएफ फाइल आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। इसके थंबनेल में इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक है। प्लस अगर आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक ना मिले तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर बॉक्स के अंदर आपको मेरा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करके भी इसकी वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मिनिमम वेज एक्ट 1948 सेक्शन 5 से। In the following question, statement is followed by two conclusion, one and two. Statement 5 of the Minimum Wage Act 1948 gives a detailed procedure for fixing and revising minimum wage in the respect of any scheduled employment after considering the advice of the committee appointed and all representatives received by it before the data notified in the Gazette notification. The appropriate government may be notification in the official Gazette fix or revise the minimum wage rates of the wages. Conclusion 1. If the date is specified in the notification, the minimum rates shall come into force from such date. And conclusion 2. If no date is specified, then shall come into force from the expiry of the 3 months from the date of the issue of the notification. इसका जो आंसर है वो ए है। बोथ कंक्लूजन ए एंड कंक्लूजन टू फॉलो दोनों। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्यों है, क्यों अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 of the minimum wage act 1948, if the date is specified in the notification, the rate come into force from the date. If no date is specified, then come into force upon expiry of the 3 months from the date of the notification. Both conclusion correctly, दोनों के दोनों conclusion correct है। अगला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से दिया है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा डायरेक्ट ही था ये तो। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, व्हाट आर द वन साइडेड एग्रीमेंट। तो जो वन साइडेड एग्रीमेंट होता है वो अनकंसेसिबल होता है वो। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा, सिंपल क्वेश्चन था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अगला क्वेश्चन था सेपरेशन ऑफ पावर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि पावर ऑफ सेपरेशन किस तरीके से होती है। डायरेक्ट एस 10 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अडॉप्ट रिजिड सेपरेशन ऑफ द पावर अमंग द लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एंड रीजन क्या था इसका? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट्स ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस allowing limited function overlap among the organ of the states। तो इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर था वो इसमें लिखा हुआ है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा आपको पता होगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एक रिजिड तरीके से अपनाई गई है जुडिशल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की, ताकि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन ऑफ इंडिया। अगला फिर क्वेश्चन ऑफ इंडिया से, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो वन और टू इसके अंदर ट्रू है। जो अगला क्वेश्चन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी से है। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट था कि सीपीसी के अंदर जब कोई जजमेंट आती है तो उसके अंदर जब किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है तो जो थर्ड पार्टी है वो अपना क्लेम कहाँ रेज करेगी? तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास करेगी। सिंपल क्वेश्चन था। अगला फिर दोबारा, ये बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो भरण पोषण है चिल्ड्रन पेरेंट्स और उसके स्पाउस का, वो कहाँ पर है? सीआरपीसी के अंदर 125। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। लैंड एक्विजिशन लो, ये थोड़ा सा
ये भी थोड़ा क्या है, ये भी सिंपल ही है बिल्कुल ही। अंडर द लॉ रिलेटिंग टू द लैंड रेगुलेशन अंडर द रेलिवेंट लॉ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सच such interest person may file objection within 6 months of the notice have been issued. क्वेश्चन आंसर इज डी, क्योंकि 30 डे वो 60 डेज और 6 मंथ, नॉट 6 मंथ, 60 डेज के अंदर वो फाइल कर सकता है। 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है उसके अंदर, सेक्शन 11 का। उसके बाद क्वेश्चन है इंडियन पिनल कोड आईपीसी से, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 है, सबको ही पता होगा ये तो, उसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा था ये वाला। इसका क्वेश्चन डी है, इसका आंसर डी है। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से था क्वेश्चन, ठीक है। जिन्हें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रखा होगा, माइनर लॉ में आता है ये, तो उसको इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर बी था। एंड उसके बाद 11 क्वेश्चन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इसके एक्चुअली इन्होंने इस तरह के क्वेश्चन, ये इन्होंने इस तरह के क्वेश्चन इसलिए दे रखे थे ताकि वो आपका कॉन्सेप्ट जान सके कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है लॉ के सब्जेक्ट्स को लेके। ओके, इसका आंसर ए है, 1, 2 एंड 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेन। क्वेश्चन सिंपल था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 14 एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवोकेट एक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट मनी कंस्टिट्यूशन, वन ऑफ द ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ द पर्सन ऑफ मिसकंडक्ट एंड ऑर्डरली वांट रिमूव ऑफ द एडवोकेट नेम फ्रॉम द स्टेट रोल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हर किसी को पता होगा, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको पता होगा, उसको डेफिनेटली पता होगा। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको भी पता होगा, उसने एडवोकेट एक्ट 1961 पढ़ा होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब एक्विजिशन लैंड एक्ट बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ही कम, ये ध्यान भी बहुत कम रहता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सीपीसी से, सीआरपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो बिलेबल ऑफेंस है वो कहाँ दिया हुआ है, 2H में। ओके, सिंपल डायरेक्ट। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दोबारा फिर क्वेश्चन था, इसका आंसर है डी, व्हेन द एक्ट इज डन डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली इन एडिशन ऑफ द। क्वेश्चन सिंपल था ये वाला बिल्कुल, कि इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी इन द केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड सच कंडक्ट अट्रैक्ट क्रिमिनल पनिशमेंट रादर देन वन कम व्हेन द एक्ट इज डन डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली इन एडिशन टू अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, अगला क्वेश्चन दोबारा फिर सीपीसी से था, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, कोई मुश्किल नहीं था। इसने सीपीसी पढ़ी होगी, इसको पता ही होगा। स्ट्राइक आउट सच प्लीडिंग एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर प्लीडिंग ऐसी है जिसके अंदर पता नहीं लग रहा, उसमें इस तरीके से वो प्लीडिंग है कि उसमें फेयर ट्रायल और मिस गैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो उसको वो स्ट्राइक आउट कर देंगे प्लीडिंग को, वो किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग। सिंपल क्वेश्चन था। ऑर्डर 6 में ये दिया हुआ है। और उसके बाद फिर बीएनएसएस के अंदर क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, कि कब वो फोर्स में आया, 1 जुलाई 2024। सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। लैंडमार्क जजमेंट जिसने केस वजाहत किए होंगे उसके लिए सिंपल होगा, वरना थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। जो बिल्कुल जो नॉन, इस बार बिल्कुल भी नॉन ऐसे केस लो दे ही रखे थे जो बिल्कुल हर बार रिपीट होते थे, वो दिए ही नहीं हुए केस अंदर, भारतीय के देखने को मिला ही नहीं इस बार। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से अगला क्वेश्चन फिर था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द केस ऑफ परमानेंट किटारा एंड बस यूनियन ऑफ इंडिया प्रेजेंटेशन विद ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, राइट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल केयर। एडवोकेट एक्ट से दोबारा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, जिसने पीआईएल को थोड़ा पढ़ा होगा उसको क्वेश्चन पता होगा, वैसे क्वेश्चन सिंपल था। मिस जेंडर ऑफ द पार्टीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वेयर अ सूट इज सिटेड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज सब्स्टिट्यूटली फाउंड टू हैव बीन wrongly implemented as a defendant, the court may permit substitution or addition of the proper defendant। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय साक्षर अधिनियम से था, इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था, और सिंपल क्वेश्चन था, आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल। ओके, इसमें क्वेश्चन भारत संसदीय अधिनियम कहाँ अप्लाई नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल इन विच केस, आर्बिट्रेशन के अंदर जो केस जाते हैं वहां पर भारतीय संसदीय अधिनियम अप्लाई नहीं होता, ये सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस यानी बीएनएस क्या था, सिंपल क्वेश्चन है कि आपकी जो अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी लिस्टेड एज अ पनिशमेंट इन, कहाँ पर है भैया, ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन
111, ओके सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद लॉ ऑफ टोट, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। उसके बाद फिर डिटर्मिनेशन ऑफ जून, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल था इधर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, डायरेक्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से जो क्वेश्चन था, ये जिसने केस लॉ पढ़ा उसके लिए सिंपल होगा, वैसे ठीक था क्वेश्चन। इंडियन पिनल कोड, थेफ्ट, सिंपल था। द मूवमेंट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पर्सन पोजेशन विदाउट देयर कंसेंट, सिंपल क्वेश्चन था। और उसके बाद ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसने पढ़ा होगा उसको आता होगा ये क्वेश्चन। एडवोकेट एक्ट, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। सीपी, क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बिल्कुल सिंपल था। कि इसके अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वो द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास पासिस सेंटेंस ऑफ 1 मंथ दैट गिव्स 1 to appeal, अपील कर सकता है नहीं कर सकता है, तो एक्सप्लेनेशन नीचे लिखी हुई है मैंने। ओके, वो अगर अमाउंट 200 से ज़्यादा ना हो और आपकी पनिशमेंट 1 महीने से ज़्यादा ना हो तो आप अपील नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था भाई, मैरिज, पारसी मैरिज डिवोर्स एक्ट, ये तो मैंने पहली बार देखा है, ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं आता होगा। उसके बाद अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, सिंपल था, ये जिसने स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ा उसको पता होगा कि 1,000 रुपये का फाइन लगता है। उसके बाद अंडर द प्रेजेंट सेक्शन 32 आईपीसी का क्वेश्चन था, सिंपल था। कि जो अडॉप्शन है वो माइनर और मेजर किसी का भी हो सकता है, द पर्सन अडॉप्टेड मस्ट बी ए माइनर, ये जो इनकरेक्ट है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन थे डायरेक्ट, मतलब ओवरऑल डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे तो 2023 थे, बाकी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था, ऐसा नहीं है कि आसान था, मतलब पढ़ने वाला बच्चा इसको पास कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता का बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटायर सर्च एंड सीजर प्रोसीड बाय वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 39, इसका क्वेश्चन ए है, बाय अप्लाइंग फॉर द सेटिंग साइड द एक्सपार्टे डिग्री, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ रखा था यार, रोमन जूरिस्प्रूडेंस, ये थोड़ा टफ था। इनकम टैक्स से मैंने बोला था कि इनकम टैक्स का डायरेक्ट लेके जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन पेपर ठीक था, ठीक था, मतलब मुश्किल तो था भाई, ठीक है ना। जितने बच्चे मेरी तरफ से भी गए थे उनसे मैंने पूछा था, अभी तक किसी का कोई जवाब आया नहीं कि मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैंने अभी तक अच्छे से सारी चीज़ को देखा नहीं है, तो मुश्किल तो था यार। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इस की पूरी पीडीएफ ना इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी किसी को ना मिले तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपना एक नंबर दूंगा, ऑफिशियल नंबर दूंगा मेरे असिस्टेंट का, आप वहाँ पर मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर उससे मिला सकते हैं। और अभी आप तय कर सकते हैं कि आप इसमें पास हैं या फेल हैं। ओके, और अगर आप इसमें पास हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पास हैं, हमको कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप पास नहीं हो पाए किसी कारणवश से तो आप नेक्स्ट आईबी की तैयारी से अभी लग जाएं, क्योंकि अब आई जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है वो और मुश्किल होने वाला है। बस ये ना कर दे अगली बार से एक की नेगेटिव मार्किंग शुरू ना कर दे, डायरेक्ट इसमें ले जाने मना ना कर दे, ये ना कर दे ये लोग। ठीक है गाइज, तो मैं ये डाल रहा हूँ, आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी आपको, आप रिक्वेस्ट डाल देना, मिल जाएगी आपको, 3 प्लेटफॉर्म मैंने बता दिए हैं। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए जिनका पास हो चुका है, और जिनका किसी कारणवश से पास नहीं हुआ उन लोगों को कहूँगा फिर आप दोबारा से इसकी तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।